Dear student, today I am discuss about part 2 periodic classification of a element 10th class NCERT. In this topic we are cover about Mendeleev periodic tables. Mendeleev periodic tables ने क्या बताया था, चाहे हमारे पास कोई भी टेबल हो, चाहे न्यूलैंड की हो, चाहे अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, उसमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन या एलिमेंट का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो मेंडलीव ने क्या बताया कि मेंडलीव ने ये बताया कि जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर आधारित है। तो हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, द अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये लिखते हैं कि सभी में कॉमन है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू increasing atomic mass। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। पहले हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई नहीं किया था, डॉबर्नियर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने। एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मास के ऊपर आधारित था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। जो इसकी टेबल है उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट है और उस एलिमेंट में आपका एटॉमिक मास के हिसाब से तत्वों को, एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव का दूसरा सेंटेंस ये बनता है कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या बताएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ए एटॉमिक मास। यानी कि एलिमेंट का संबंध एटॉमिक मास से। प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट आर द पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये है आपका पीरियोडिक लॉ। एलिमेंट की प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसका जो संबंध है वो एटॉमिक मास से है, एंड दैट इज नोन एज ए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसमें एक सेंटेंस और भी है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। हम इसमें ये कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसको हम सिंपल टर्म में ये भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ इंटरवल के बाद दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। क्या करेंगी? मैच। सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ ए पीरियड्स। तो हम पीरियोडिक लॉ लिखते हैं। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, पहले तो पीरियोडिक लॉ के अंदर ये बता रखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू द एटॉमिक मास। प्रॉपर्टी का मतलब यही है यहाँ पर, ऑफ देयर एटॉमिक मास, पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास से रिलेटेड है। जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फंक्शन रखती है किसके साथ? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास चेंज होता है तो प्रॉपर्टी एलिमेंट की चेंज होती है। आप इस सिंपल शब्दों में समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल शब्दों में। अगला बता रखा है इसी के अंदर है, अब बता रखा है कि इसको सिंपल शब्दों में डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब यहाँ पर यह बनता है कि भाई एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से एटॉमिक मास के आधार पर रिप्रेजेंट कर रखा है, व्यवस्थित कर रखा है। और दूसरा मतलब ये बनता है कि जो कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी आफ्टर इंटरवल के बाद में मैच करती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विल बी रिपीटेड आफ्टर ए सम इंटरवल ऑफ ए टाइम्स।
the property of a element will be repeated after interval of a time. इंटरवल ऑफ ए टाइम, इंटरवल ऑफ ए टाइम। प्रॉपर्टी का संबंध है एटॉमिक मास से। मास चेंज होगा तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। और उन्होंने यही बता दिया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है टाइम के बाद में रिपीट होती है, टाइम के बाद में आपकी रिपीट होती है, सेम हो जाती हैं। सिंपल शब्दों में बता सकते हैं ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ ए टाइम्स। तीन बातें यहाँ पर ये बता रखी है मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर। नोट कर लें इसको कॉपी के अंदर, इम्पोर्टेंट है। The arrangement of a element in the Mendeleev periodic table according to the increasing atomic mass। Mendeleev periodic law के अकॉर्डिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी का सीधा संबंध एटॉमिक मास से। मास बदलेगा तो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी बदलेगी, केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। आगे बता रखा है कि इसी के अंदर द प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की वो कुछ टाइम के बाद, इंटरवल के बाद मैच होती है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये बता रखा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ए, इसके पास पाए जाते हैं कंसिस्ट ऑफ ए 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त पाए जाते हैं और 8 समूह। ये ग्रुप हो गए बेटे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम। ये एक ग्रुप होगा। ओके, इसे हम वर्टिबल कॉलम को हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसे वर्टिबल कॉलम। और ये हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल रो, इनको हमने बोल दिया पीरियड 1 2 3 4 5 और यहाँ पर तो 6 ही लिखे हैं मैंने। ओके, हॉरिजॉन्टल रो जो होती है एलिमेंट की उसे हम पीरियड बोलते हैं, और ऐसे कॉलम जो होता है उसे बोलते हैं हम ग्रुप, फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बता दिया इट कंसिस्ट ऑफ ए 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ओके, तो इसको भी नोट करें आप। आगे बता रखा है कि मेंडलीव ने सबसे ऊपर टॉप में अपनी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड को स्थान दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एलिमेंट का तो अरेंजमेंट है, लेकिन टेबल जो स्टार्ट होती है ना उसमें सबसे पहले ऑक्साइड और हाइड्राइड है। वो बताएंगे क्यों है, क्यों ऑक्साइड लिया, क्यों हाइड्राइड लिया। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्ट विद द ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो हमने बताया पॉइंट नंबर 4, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 7 तो पीरियड्स पाए जाते हैं और 8 क्या पाए जाते हैं, ग्रुप पाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रुप हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारे कॉलम होते हैं, वर्टिबल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप। ओके, यदि हम आज की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप पाए जाते हैं, 18 ग्रुप पाए जाते हैं। और यहाँ पर कितने पीरियड पाए जाते हैं, 7। ये 7 पीरियड उसमें पाए जाते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रो, ऐसे हॉरिजॉन्टल रो 1 2 3 4 5 6, इसे बोलते हैं ऐसे वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम्स। अगला पॉइंट मैंने बताया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के अंदर सबसे ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड को स्थान दिया गया है, एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स। तो मेंडलीव राइट द oxide and hydride of a element, hydride of element at the top of a table, top of a table। हाइड्राइड्स और हाइड्राइड को
ऑक्साइड को मेंडलीव ने सबसे ऊपर रखा है। मैंने बता दिया क्यों रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैन रिएक्ट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऑक्साइड कैसे बनता है और हाइड्राइड्स कैसे बनता है, ये हम बताएंगे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स के अंदर ऑक्साइड बनता है और एलिमेंट ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करे, हाइड्राइड बनता है एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करे। तो मेंडलीव ने सबसे ऊपर जैसे लिख दिया ऑक्साइड के लिए R2O, ओके। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो R2O टाइप का ऑक्साइड देंगे। जैसे कि इसके नीचे आता हमारा लिथियम, इसके नीचे आता सोडियम, इसके नीचे आता पोटासियम। तो अब सोचने की बात ही नहीं है, जब मेंडलीव ने फार्मूला बना दिया कि R2O से आपको ऑक्साइड बनाना है, तो जैसे कि पहले ग्रुप का ऑक्साइड ये है, अब लिथियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा Li2O। R यहाँ पर ये एलिमेंट्स है, सोडियम है, पोटासियम है, लिथियम है। ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करने से आपका बनता है हाइड्राइड्स। तो पहले ग्रुप का जो ऑक्साइड है उसका फार्मूला है स्टूडेंट R2O, और जो हाइड्राइड है उसका फार्मूला बेटा RH। सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने से अब यहाँ पर सिर्फ H ही लगेगा। अब पोटासियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो आपका जो फार्मूला है RH, तो KH, यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पर H है। तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है इसी प्रकार का ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। आप इन एलिमेंटों के ऑक्साइड बनाइए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, पहले ग्रुप का जो ऑक्साइड है वो है हमारा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स के अंदर है। पहले ग्रुप का बताता हूँ, दूसरे का और तीसरे का और फोर्थ ग्रुप का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नोट कीजिए। इसका है R2O, इसका ऑक्साइड है RO, और इसका है R2O3, और ग्रुप नंबर 4 का है RO2। स्टूडेंट ध्यान से देखें, आप बिल्कुल सिंपल देखें। R2O ये तो मैंने बता दिया पहला ग्रुप का है। पहले ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम और सीजियम, फ्रेंसियम्स। दूसरे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? दूसरे ग्रुप में मैं एलिमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम्स, बेरियम, रेडियम्स, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम्स, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं दूसरे ग्रुप के अंदर। इस दूसरे ग्रुप का जो ऑक्साइड है उसका फार्मूला है RO। क्या फार्मूला बेटे? RO। तो RO नामक ऑक्साइड बनता है, तो इसको आप लर्न कीजिए। अभी हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे। अब ये मैग्नीशियम है स्टूडेंट, मैंने मैग्नीशियम उठा लिया, तो मैग्नीशियम इस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया MgO, प्लस में यहाँ पर बना दो O2, तो आ जाएगा MgO। सभी में O ही लगेगा, क्योंकि ऑक्साइड जो बनता है दूसरे ग्रुप के अंदर वो RO टाइप का बनता है। किसका बनता है? RO टाइप। पहले ग्रुप का ऑक्साइड R2O, दूसरे का RO, तीसरे का R2O3 और फोर्थ का बढ़ेगा RO2। ऐसे ही हाइड्राइड है, पहले ग्रुप का जो हाइड्राइड है वो RH, दूसरे का है RH2, तीसरे का है RH3 और फोर्थ का है RH4। इस प्रकार का हमारा हाइड्राइड बनता है, ओके। RH4 ये हाइड्राइड बनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे ऑक्साइड बनते हैं और कैसे हाइड्राइड बनते हैं। इसी के अंदर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स के दो मेन फीचर भी थे। इसके बाद में हम लिमिटेशन पढ़ेंगे, वो भी ध्यान से सुनना। दो मेन फीचर क्या थे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के अंदर गैप पाया जाता है।
क्योंकि एलिमेंट का अरेंजमेंट है। लेकिन दिस इज ए स्मार्ट साइंटिस्ट, ये इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। उन्हें बताया कि भाई बाद में कोई भी साइंटिस्ट आएगा तो यहाँ पर एलिमेंट रख देगा, नाम मेरा हो जाएगा। देयर इज ए टू मेन फीचर ऑफ ए मैंडली पीरियोडिक टेबल्स, द गैप इन द, एक तो मैंडली पीरियोडिक टेबल्स के अंदर गैप पाया जाता है, गैप इन द पीरियोडिक टेबल्स के अंदर गैप पाया जाता है। ओके, दूसरा बताया कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ कोबाल्ट और निकिल के केस में, स्टूडेंट इस बात को पहले ध्यान से सुनो, कोबाल्ट और निकिल के केस में, कोबाल्ट और निकिल के केस में जो एटॉमिक मास है वो रॉन्ग ऑर्डर का है। किसका बेटे? रॉन्ग ऑर्डर का, क्योंकि इन्होंने पहले बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें एटॉमिक मास को अरेंज करना था, लेकिन इनके केस में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक मास को अरेंज कर दिया। तो ये टू मेन फीचर है, टू मेन फीचर ऑफ ए मैंडली पीरियोडिक टेबल्स। तो गैप आ जाता है, और कोबाल्ट और निकिल के केस में जो एटॉमिक मास था वो कौन से ऑर्डर का है? रॉन्ग ऑर्डर का है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को रॉन्ग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। ये इसका यहाँ पर इसका ये लिमिटेशन भी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं मैंडली पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। वो बाद में गैप आ जाता है, और बाद में वो कौन से एलिमेंट थे जो गैप के अंदर रखे जाते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप बोलेंगे गैलियम और आपका स्कैंडियम्स और आपका जर्मेनियम्स, गैलियम्स और स्कैंडियम, ये तीन एलिमेंट थे जो बाद में डिस्कवर हुए और गैप में रख दिए गए। There are three elements discovered after the Mendeleev periodic tables and put into the gaps that is provided by the Mendeleev periodic tables. ये गैप में रख दिए गए। ओके, तो ये यहाँ पर इसका Mendeleev periodic tables के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, Mendeleev periodic tables के अंदर 63 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है, और 1869 के अंदर ये टेबल्स आपके सामने थी। 1869 के अंदर 63 एलिमेंट का अरेंजमेंट है, 1869 के अंदर ये टेबल आपके सामने थी। ओके, यहाँ पर हम बता सकते हैं ये बनाई गई थी 1869 के अंदर। तो अब आती है इसकी लिमिटेशन, क्या आती है? लिमिटेशंस। मेंडलीव ने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, आइसोटोप्स को कहाँ रखना है। It does not give the idea about the positions of a isotopes, cannot be explained. लिमिटेशन क्या है? बहुत ही सिंपल लिमिटेशन है। कमियां क्या है? लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स क्या क्या लिमिटेशन है? पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्स, position of isotopes cannot be explained, cannot be explained। जो आइसोटोप्स की जो पोजीशन है उनको एक्सप्लेन नहीं किया, बता दिया कि कार्बन 12 तो इधर आएगा, लेकिन कार्बन 14 के बारे में नहीं बता पाए। बता दिया कि हाइड्रोजन का प्रोटियम इधर आएगा, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में नहीं बता पाए। तो कैन नॉट अबाउट द पोजीशन ऑफ ए आइसोटोप्स, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, ये तीन आइसोटोप्स हैं, इसके बारे में बता दिया। ये आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, इनके बारे में नहीं बताया ये कहाँ आएंगे। लेकिन आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें इस समस्या सॉर्ट आउट है, जहाँ पर एलिमेंट है वही आइसोटोप्स है। कैन नॉट अबाउट द पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोजन्स, कैन नॉट एक्सप्लेन्स द पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ आएगा इसके बारे में भी नहीं बता पाए। पोजीशन, इसकी जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की वो ग्रुप नंबर 1 से भी मिलती हैं और ग्रुप नंबर 17 से भी मिलती हैं। कहाँ आएगा? पहले में आएगा या 17 में आएगा?
या इसको अलग स्टडी किया जाएगा। इसकी पोजीशन आज भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 और 17 की दोनों की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन के कैन नॉट बी असाइंड इन द पीरियोडिक टेबल्स। करेक्ट पोजीशंस, ओके, पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ओके, इसकी प्रॉपर्टी पहले ग्रुप से मिलती है और 17वें ग्रुप से मिलती है। ठीक है, कॉन्ट्रीवर्शियल पोजीशन है इसकी, आप इसको हम डाउटफुल सिचुएशन है इसकी। तीसरा ये बताया कि इन्होंने पैरामीटर बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट को व्यवस्थित करना था, लेकिन इन्होंने अपनी टेबल के अंदर एक कमी बना दी, वहाँ पर ले लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या ले लिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक मास किस केस में? कोबाल्ट के केस में और निकिल के केस में। कोबाल्ट का जो है वो है 58.9, इसका एटॉमिक मास है 58.9 और इसका एटॉमिक मास है 58.7। पहले ये ले लिया, इसके बाद में ये ले लिया, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नियम के हिसाब से, मेंडलीव के नॉर्म्स के प्रिंसिपल के हिसाब से पहले निकिल आना था, उसके बाद में कोबाल्ट आना था। ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनके बारे में नहीं बता पाया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाया। हाइड्रोजन कहाँ आएगा, पहले ग्रुप में आएगा या 17 में आएगा या इसकी अलग स्टडी होगी, नहीं बता पाया। और अपना ही प्रिंसिपल को अपने आप पे अप्लाई नहीं किया। तो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ ए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट 3 में करेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो अपने साथ साथ नोट्स बनाएं, स्टडी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ओके।